अब आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने ईडी रिमांड की अवधि 6 दिन और बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वो 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक कस्टडी में ही रहेगा। उसकी रिमांड आज खत्म हो रही थी और अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आने वाले वक्त में देखिए परेशानी किस तरीके से बढ़ती जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक बेटे अब्बास अंसारी की कोर्ट ने ईडी रिमांड की जो अवधि 6 दिन और बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वो 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक रिमांड में ही रहेगा। उसकी रिमांड आज खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने ईडी रिमांड की अवधि को 6 दिन और आगे बढ़ा दिया है। मुश्किल बढ़ गई है अब्बास अंसारी की। 18 नवंबर की तारीख बताई जा रही है। शाम को 5 बजे तक वो रिमांड में ही रहेगा। उसकी रिमांड खत्म होने वाली थी। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला है ईडी रिमांड की अवधि 6 दिन और बढ़ाई जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिमांड में ईडी के अब्बास अंसारी है। आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन ये बड़ी जानकारी 6 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है रिमांड की अवधि को। अब 18 नवंबर की तारीख बताई जा रही है। 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक कस्टडी में ही रहेगा अब्बास अंसारी। उसकी रिमांड अवधि आज खत्म नहीं होगी। अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने के लिए ईडी ने कल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर है कि 18 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर ही रहेगा मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी। सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। ईडी के अधिकारी कई सवाल दाग रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उन सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं दे पा रहा है अब्बास अंसारी, और इसीलिए अब रिमांड की अवधि को और बढ़ाने का फैसला ईडी ने कोर्ट में अर्जी दी। अर्जी मंजूर हो गई, जिसके बाद 6 दिन और आगे रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया गया है। और कई सवाल हैं जिनका जवाब हासिल करना है, सही जवाब नहीं दे रहा है। और ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है अब्बास अंसारी, और इसीलिए और वक्त की दरकार है, जिसलिए ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट में अर्जी दी। वो अर्जी हो गई मंजूर। 6 दिन और बढ़ गई है ईडी की रिमांड। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। लोनी में हुई हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आ गया है। बुर्के वाली महिला ने पहले गली की लाइटों को बंद कर दिया और महिला पर पुलिस का शक गहरा गया है। इसके बाद लाइट बंद करने के बाद साथियों से मिलकर हत्या की आशंका है। खुशहाल पार्क में घर में सो रहे युवक फयाज की हत्या हुई थी, जिससे पहले का सीसीटीवी सामने आ गया है। गाजियाबाद से खबर है। लोनी में हुई हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। बुर्के वाली महिला ने पहले गली की लाइटों को बंद कर दिया और महिला पर पुलिस का शक और भी गहराता जा रहा है। लाइट बंद करने के बाद साथियों के साथ मिलकर के हत्या की आशंका पुलिस के अधिकारी जता रहे हैं। खुशहाल पार्क में घर में सो रहे फयाज नाम के युवक की हत्या हुई थी। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं। जानकारी जुटाई जा रही है, पड़ताल लगातार हो रही है। इसी बीच में हत्या से पहले का जो सीसीटीवी है वो सामने आ गया है, आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का शक इस महिला पर और भी गहरा गया और भी पुख्ता होता जा रहा है। महिला गली की लाइटों को बंद करती हुई दिखाई दे रही है। बुर्के वाली महिला है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कौन ये महिला, क्या इसके बारे में जानकारी हाथ लगती है, इस पर लगातार नजर होगी। अमरोहा से अगली खबर है। अमरोहा में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल शख्स मेरठ रेफर किया गया। गांव के ही कुछ लोगों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बताया जा रहा है। अमरोहा से बड़ी खबर है। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को गोली मारी गई, गंभीर हालत बताई जा रही है, मेरठ रेफर किया गया। गांव के ही कुछ लोगों से प्रॉपर्टी का कोई विवाद इनका चल रहा था। पुलिस के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, और अमरोहा के भवानीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे हो रही है पूछताछ। अब क्या जानकारी मिलती है नजर रहेगी। अमरोहा से बड़ी खबर। मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को गोली मारी गई और गंभीर है हालत, ये बताया गया। हालत नाजुक है। मेरठ रेफर किया गया शख्स को। गांव के कुछ लोग बताए जा रहे हैं जिनसे जमीन का कोई विवाद चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई विवाद बताया जा रहा है, और आशंका ये कि इस विवाद में ही इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया हो। पुलिस के 4 लोगों से पूछताछ हो रही है। अब बड़ी खबर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। रिजवान सोलंकी की तलाश भी लगातार जारी है। इरफान सोलंकी के 12 नंबर से लोकेशन की तलाश लगातार की जा रही है। सर्विलांस टीम ने इरफान के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के मोबाइल नंबर से भी तलाश की।
और एसीपी कानपुर कोतवाली के नेतृत्व में इरफान सोलंकी की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है समाजवादी पार्टी का विधायक इरफान सोलंकी। तलाश लगातार जारी, छापेमारी हो रही है। रिजवान सोलंकी इरफान सोलंकी का छोटा भाई, तलाश लगातार जारी। इरफान सोलंकी के 12 नंबर से लोकेशन की तलाश की जा रही है। सर्विलांस की टीम इरफान के करीबी लोगों से भी और दोस्तों के मोबाइल नंबर से भी तलाश की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं। एसीपी कानपुर कोतवाली के नेतृत्व में इरफान सोलंकी की तलाश लगातार जारी। प्लॉट पर कब्जा करने का, दबंगई का आरोप है, आगजनी का आरोप है इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर। पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश देकर के जांच पड़ताल भी कर रही है, खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। रतीश मेरे साथी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ में। रतीश, किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है और क्या कहा जा रहा है, कहां छिपा हुआ है इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है पुलिस को? देखिए, कानपुर पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। कानपुर पुलिस लगातार लोकेशन खंगाल रही है। कानपुर, लखनऊ, तमाम जगहों पर कानपुर पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और ना ही उनके भाई रिजवान सोलंकी तक पुलिस पहुंच पाई है। 12 नंबरों की लोकेशन को ट्रैप किया जा रहा है। जो इरफान के करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है, तमाम नंबर्स को खंगाला जा रहा है कि किसी तरीके से कोई सुराग मिल पाए कि इरफान और रिजवान दोनों कहां पर हैं। सर्विलांस टीम ने इन नंबर्स को निकाला है। हालांकि एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में ये पूरी जांच पड़ताल और सर्च की टीम काम कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। ये कहा जा रहा है कि इटावा या दिल्ली ठिकाना हो सकता है समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी का। और इसी बीच आज प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का भी कानपुर पहुंच रहा है, जो इरफान के घर वालों से, परिजनों से और उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात करेगा। जी शुक्रिया रतीश, आप नजर लगातार बनाए रखें। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के 2 शहरों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद में 2 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई और दोनों ही मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी। और पहली तस्वीर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके की आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और इनमें बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, खबर है। जबकि दूसरी तस्वीर मोदी नगर इलाके की है, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और पुलिस ने 1 बदमाश को गिरफ्तार किया। और तीसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फतेहपुर की है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 जगहों की तस्वीर आपके सामने, गाजियाबाद के मोदी नगर और फतेहपुर में भी मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस बदमाशों का आमना सामना हुआ। मुठभेड़ जिसमें गाजियाबाद से खबर है कि 2 बदमाश को गोली लगने से वो घायल हुए, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। और बदमाशों के साथ मोदी नगर में भी पुलिस की मुठभेड़ हुई, गोली लगने से बदमाश यहां पर भी घायल है। और फतेहपुर से भी जानकारी है कि 2 बदमाश यहां पर भी घायल बताए जा रहे हैं पुलिस की गोली लगने से। तो अलग अलग जगहों में किस तरीके से मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों के साथ, अब इनसे होगी पूछताछ। इनके और साथी भी क्या इलाके में एक्टिव है, इसके बारे में जानकारी इनसे जुटाई जाएगी। 3 जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में भी हिंडन नदी के किनारे पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, ये जानकारी है। और पकड़े गए दोनों अपराधियों के नाम नमन कपूर और विवेक बंसल बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले हैं। और ये अपराधी गाड़ियों के शीशे तोड़ करके लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बीते 9 नवंबर को गाड़ी का शीशा तोड़कर इन्होंने ये जानकारी है कि 2.5 लाख रुपए की लूट की थी। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, अपराधी इंदिरापुरम इलाके में हिंडन नदी के किनारे आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया, घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, ये जानकारी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगने की खबर है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नमन कपूर, विवेक बंसल, दोनों ही अपराधियों के नाम दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ही कार के शीशे तोड़कर लूट की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे। इनसे पूछताछ होगी। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के हिंडन नदी के किनारे हम इस समय मौजूद है और यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। यहाँ से 2 बदमाश निकल कर जा रहे थे और पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश हैं जो कि लगातार क्षेत्र में
चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बाइक है, ये मौके पर बाइक है, ये बाइक उन्हीं बदमाशों की है। इसी बाइक पर बैठकर बदमाश यहाँ से गुजर रहे थे। पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 बदमाश क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो तभी जो पुलिस थी, पुलिस ने चारों तरफ उनकी घेराबंदी करी और घेराबंदी करने के बाद जो बदमाश थे वो पुलिस की गोली का शिकार हो गए और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। मौके पर पुलिस फोर्स है, एसपी सिटी मौजूद है यहाँ पर। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह बात करते हैं। सर, कौन बदमाश थे, क्या नाम है इनके, क्या प्रोफाइल है? ये 2 बदमाश हैं, नमन कपूर और विवेक बंसल। ये शास्त्री नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। अपने यहाँ उन्हें 2.5 लाख रुपए चुराए थे, शीशा तोड़ करके ये बैग पार कर देते हैं और इनकी ठीक अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक पे ये अंतर्राज्यीय चोर और लूट दोनों घटना करते हैं। इसमें एक पर 4 मुकदमे हैं और एक पे 5 मुकदमे दर्ज हैं। आज इनकी सूचना थी कि यहाँ पर पुनः घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। इसी सूचना पर यहाँ पे चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान रोकने में इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी है और दोनों ही अपराधियों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इस समय इलाज चल रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। गाजियाबाद के मोदी नगर से भी खबर है। यहाँ पर भी पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा वहां से भाग निकला। घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। और वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आस मोहम्मद नाम के बदमाश को गोली लगने की खबर है, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि एक अन्य बदमाश वहां से भागने में सफल हो गया। मोदी नगर से खबर, मुठभेड़ के दौरान दूसरा अपराधी भागा है। खोजबीन उसकी लगातार हो रही है। पकड़े गए बदमाश का नाम आस मोहम्मद बताया जा रहा है। इसका साथी वहां से भागा। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को दबोचा गया है, उससे पूछताछ। इसका एक साथी जो वहां पर मौजूद था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो भागने में कामयाब रहा। और फतेहपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ की खबर है। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया, ऐसी जानकारी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी भागा है, जिसकी तलाश में पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं। कई टीमें गठित की गई हैं। एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार अपराधियों का नाम जुल्फिकार उर्फ सुहेल गुंडे और गौसुल बरा है। पकड़े गए अपराधियों के पास से गुजरात नंबर प्लेट की एक बाइक, 3 हथियार, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसमें से जुल्फिकार के खिलाफ गुजरात के सूरत में भी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जबकि गौसुल के खिलाफ फतेहपुर में 3 और सूरत में 1 केस दर्ज हुआ है। एनकाउंटर में शामिल पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए नकद देने की घोषणा भी की। घटना ललौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ललौली क्षेत्र में एसओजी और ललौली पुलिस के साथ बदमाशों की गौरी पुल के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 शातिर अपराधी, ये गौसुल बरा और जुल्फकार, ये दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से 3 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, गुजरात नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 25 पुल सफर करने लायक नहीं है। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद सीएम के निर्देश के बाद जांच पड़ताल की गई तो ये खुलासा हुआ। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने कराई प्रदेश व्यापी जांच। और देखिए, 25 सेतु में मेरठ में 7, चंदौली के 4 पुल असुरक्षित पाए गए हैं। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के 2 पुल असुरक्षित मिले हैं। रायबरेली के 2 और आगरा वाराणसी के 1 पुल असुरक्षित है, यानी कि सफर करने लायक नहीं है। जौनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद के 1 पुल असुरक्षित हैं। वाराणसी क्षेत्र के 6 सेतुओं की मरम्मत की बात की गई है, बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुल 5,283 सेतुओं की जांच की गई। 4,945 पक्के, 294 निर्माणाधीन पक्के और 44 पाटून पुल की जांच पड़ताल की गई है। और उसके बाद ये खुलासा हुआ, अलग अलग
जिलों में जो पुल हैं वो कितने असुरक्षित हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल की गई। हालत क्या है इसको जानने की कोशिश की गई। मोरबी ब्रिज हादसे के बाद सीएम के निर्देश के बाद ये जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। शैलेश, अभी भी जांच पड़ताल लगातार जारी है और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो भी बेहद परेशान करने वाली है, चौंकाने वाली ये जानकारी सामने आई है। शैलेश, डिटेल्स को आप साझा करें। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से काफी बड़ी बात है ये। और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 5000 से ज्यादा ये कुल 5283 इनकी जांच की गई थी। इनमें 4945 तो देखिए ऐसे पुल हैं जो पूरी तरह से तैयार है। 294 ऐसे पुल हैं जो फिलहाल निर्माणाधीन है। और इसी तरह से इनकी जब जांच हुई तो उसमें सामने आया कि 25 पुल जो है वो ऐसे हैं जो असुरक्षित कहे जा सकते हैं, अन्य पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब उन पुल की जो मरम्मत है उसके लिए और जहां पर जिस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा और इनकी मरम्मत का काम कराया जाएगा। देखिए, जब मोरबी की दुर्घटना हुई गुजरात में, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में भी जितने भी पुल हैं उनकी जांच कराई जाए। इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी टीमों को कहा और उसके बाद सभी जिलों को निर्देश दिए गए, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। और अगर इनमें हम देखें अलग अलग जिले तो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो मेरठ में, इसके जो 7 ऐसे पुल मिले हैं, 7 सेतु मिले हैं। चंदौली में 4 ऐसे सेतु मिले हैं। इसके अलावा मिर्जापुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, जौनपुर, ये वो जगह है देखिए जहाँ पर इस तरह के पुल हैं जो असुरक्षित फिलहाल बताए जा रहे हैं। अब इनकी देखिए मरम्मत का काम किया जाएगा, इनके लिए बजट लेकर आगे इनकी किस तरह से काम होना रोक दिया जाएगा। इन पूरे जो 25 सेतु उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है जिसके हिसाब से आगे उन पर काम किया जा सके। शैलेश, इस रिपोर्ट के आधार पर अब तुरंत ही इन जो असुरक्षित पुलों को पाया गया है, जिनके बारे में जानकारी मिली है, वहां पर मरम्मत का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, फिलहाल कई इसमें ऐसे पुल हैं जहाँ पर इस तरह से ये बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर सफर ना करें। दूसरी चीज जो है उनको बंद कर दिया गया। दूसरी चीज जो है अब जिला स्तर से जो प्रस्ताव है उनको भी भेजने का काम शुरू हो चुका है। जैसे अगर हम असुरक्षित सेतुओं की मरम्मत की बात करते हैं उसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो 40 लाख रुपए तक के प्रस्ताव होंगे वो मुख्यालय स्तर से पास होंगे। इससे ज्यादा के जो प्रस्ताव होंगे उन्हें शासन से मंजूर किया जाता है। तो एक प्रक्रिया है। इसके बाद जैसे आप बरेली की बात करें, बरेली में परसापुर आरओबी है, उसकी मरम्मत के लिए 4.88 करोड़ रुपए जो है वो फिलहाल शासन को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह से मुरादाबाद, फर्रुखाबाद की अगर हम बात करते हैं, वहां पर 1 करोड़ से ऊपर का जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है। तो अलग अलग जगह से इस तरह के ठीक है, पूरी प्रक्रिया है। शासन को प्रस्ताव भेजे गए, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद मरम्मत का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा, शुरू हो जाएगा, ये आप बता रहे हैं। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। तो पुलों की जांच में कई जानकारी हासिल हुई है, मिली है। अब शासन को प्रस्ताव, उसके बाद जो मरम्मत का काम है वो आगे बढ़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।